हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 10 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 10 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर को हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अभी हाल ही में दक्ष प्रणाली जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान, ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में अभी हाल ही में देखिए योगासन को तो फर्स्ट टाइम शामिल किया गया था। इसमें गोल्ड जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है पूजा पटेल। भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और अभी हाल ही में एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड, इसे अभी हाल ही में भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिल चुका है। समाज सेवा के लिए सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। 2022 में जो नोबेल पीस प्राइज है एक व्यक्ति को मिला है और 2 संस्थानों को मिला है। एलिस बियालियास्की जो कि बेलारूस से हैं, और फिर यूक्रेन और रशिया, क्रमशः रशिया और यूक्रेन का ये जो संस्थान है, इन्हें शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर ये हरमनप्रीत सिंह बनाए गए हैं और वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये मुमताज खान को चुना गया है। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी इसी महीने 17 से 20 अक्टूबर तक जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसकी 5वीं बैठक का आयोजन होना है। ये बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? बैठक का आयोजन होना है दिल्ली में 17 से 20 अक्टूबर तक। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ISA। यदि स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये टर्म पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इसके बारे में बेसिक हम जान लेते हैं। इसके बारे में इस क्वेश्चन की डिटेलिंग को पढ़ेंगे। देखिए जो ग्लोब है ना, मान लीजिए अब भले गोल नहीं बना है, ये ग्लोब है। यहां से देखिए कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, आप लोगों को मालूम है। फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र से मकर रेखा और फिर ये इक्वेटर। तो कर्क रेखा यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जो क्षेत्र है, मतलब कि इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं इंक्लूडिंग भारत, है ना, इन क्षेत्र में क्या होता है, आप इसे कह सकते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हम क्यों कहेंगे? क्योंकि सूर्य का जो तापमान है, जो सूर्य का किरणें हैं, डायरेक्ट इस क्षेत्र में पड़ती है, जिसके कारण इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर है ना, यानी कि तापमान, ये ऊंचा रहता है। अब तापमान ऊंचा रहता है मतलब कि बिजली पैदा करने के लिए सुटेबल जगह है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों के बीच में एक तरह का सामंजस्य या सोलर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए ये भारत की ही पहल थी। इंडिया और फ्रांस 2 देशों की पहल थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कब ये पहल भारत की शुरू की गई थी? COP21 में। COP21 हुआ था 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तब भारत और फ्रांस ने ये प्रस्ताव लाया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और ये ऐसी भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका जो हेडक्वार्टर है ना, ये भारत में ही स्थित है। भारत में कहा? गुरुग्राम, हरियाणा में। ये वही गुरुग्राम है जहां भारत का पहला ग्रेन एटीएम ओपन किया गया है और दुनिया का सबसे बड़ा जो सफारी पार्क है यही स्थापित होने जा रहा है। 2 फैक्ट हम लोगों ने गुरुग्राम से पढ़ रखे हैं। इसी गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। तो इसके लिए जो बैठक है, 5वीं बैठक दिल्ली में हो रही है। देखिए आज फिर पेन दिक्कत करने लगा, ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। इस समय दिल्ली में आयोजित हो रही है और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पहली बैठक है ये भी दिल्ली में आयोजित की गई थी। यदि आप करंट से रिलेट करें तो ये फैक्ट मैंने आपको काफी बार बताया है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच स्थित देश है, केवल वही इसमें शामिल हुआ करते थे। लेकिन 2020-21 में जो इसमें समझौता या इसमें कुछ चेंजेस किए गए, जिसमें कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर की कंट्रीज को भी इसमें शामिल किया जाने लगा। इसलिए तो यदि आप देखेंगे तो कर्क रेखा के ऊपर यहाँ नॉर्थ अमेरिका में जो USA है, मतलब कि अमेरिका है, जो इसमें शामिल होने वाला है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में लिख दूंगी, यहाँ सब मिक्स हो जाएगा वरना। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला जो 101वां मेंबर कंट्री बना था ना, ये अमेरिका बना था। और इसके बाद जो 102वां मेंबर कंट्री बना, ये एंटीगुआ बाराबुडा बना। एंटीगुआ बाराबुडा की भी लोकेशन ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। मतलब कि ये कैरिबियाई सी के पास स्थित एक छोटी सी कंट्री थी जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ था। इस मिशन के तहत 2030 में सौर ऊर्जा में 1 लाख करोड़ रुपए का
1 लाख करोड़ डॉलर का निवेश करना है और देशों को इसमें एक प्लेटफॉर्म पर शामिल किया जाना है। बाकी चीजें डिटेल के साथ आप लोगों को बता चुकी हूँ। और नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक ना, जो कि नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई, तो ये भी दिल्ली में संपन्न हुई थी। बाली से आप रिलेट कर सकते हैं G20 समिट, ये बाली में हुआ और नेक्स्ट ईयर भारत इसे होस्ट करेगा 2023 में। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में सितंबर अक्टूबर के समय में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 का आयोजन किया गया था। ये 2021 वाला है ना। COP26, अभी COP27 होना है और फिर COP28 होना है। यूएई और मिस्र से होस्ट करने जा रहे हैं ना नेक्स्ट वाला। फिर मतलब कि अलग अलग 27 और 28 का मैंने बताया है। फिर जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसकी जो 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक है ना, इसका आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। और अच्छा, हेड का नाम बता दूं। हेड का नाम अजय माथुर है। भारत फ्रांस की पहल थी, ये भी डिस्कशन हो गया है। अच्छा, एक फैक्ट मैं भूल गई, इसमें एक अवार्ड आप लोगों को याद रख लेना। ये इतनी अच्छी पहल थी जिसके लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, जिसका हेडक्वार्टर केन्या के नैरोबी में है, इस संस्था के द्वारा, हालांकि ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन, इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ सब मिक्स हो गया है लेकिन समझने के लिए ये काफी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैप्टन इब्राहिम तोरे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? रिसेंटली ये बुर्किनो फासो के राष्ट्रपति बन गए हैं। अब आपके एग्जाम में भले ये ना पूछा जाए कि कैप्टन इब्राहिम तोरे ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, लेकिन हमेशा ही मैंने आप लोगों को कहा है कि कभी भी मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं पिक करती जो कि यूजलेस हो। कहीं ना कहीं तो हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, इधर उधर के फैक्ट मिला करके हम आपकी जानकारी इससे इनहेंस ही करेंगे, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होना है। देखिए, बुर्किनो फासो की लोकेशन आप देख सकते हैं, जिसके नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अभी 9 महीने की अवधि में दूसरी बार यहाँ तख्ता पलट देखने को मिला है। यहाँ के जो राष्ट्रपति थे हेनरी सेंटागो, इन्होंने इस्तीफा दिया और अब नए राष्ट्रपति ये बन गए। से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था, सेना का शासन आया था, सेम उसी तरह से आप रिलेट कर सकते हो। अब यहाँ से कुछ एडिशनल चीजें जो कि आप लोगों को याद रखने वाली है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लोकेशन यदि आप देखेंगे तो यहाँ से क्या आ रही है, प्राइम मेरिडियन लाइन आ रही है ना। प्राइम मेरिडियन लाइन समझते हैं ना, जैसे कि ये पूरा ग्लोब है, जैसे अभी लोकेशन मैंने दिखाई, तो इसका जो केंद्र बिंदु है, जहां इक्वेटर इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा और जहां ये प्राइम मेरिडियन लाइन किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। देखिए, ग्लोब में ना अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये तीनों ही गुजरती हैं। तो यही अफ्रीका महाद्वीप में यदि आप देखेंगे तो लंदन से आती हुई, यूके की जो कैपिटल लंदन, यहाँ से आती हुई प्राइम मेरिडियन लाइन है और यहाँ से क्या आ रही है, इक्वेटर। ये दोनों किसी एक बिंदु पर मिलते हैं। इसी बिंदु का नाम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। इस बिंदु का नाम क्या है? गल्फ ऑफ, स्पष्ट लिखना सही रहेगा, गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है, यहाँ ये बिंदु है जो कि मिलता है। अब एग्जाम में यदि आपके ऐसे पूछा जाता है ना, जैसे कि भारत में तो आप जानते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। थोड़े क्वेश्चन यदि हाई लेवल के पूछे जाते हैं तो इसमें ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा देश है जैसे कि कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती। तो यहाँ मैं आप लोगों को कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि बता चुकी हूँ कि अफ्रीका में ये मतलब कि जो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका जिससे तीनों ही गुजरती हैं। यहाँ हम थोड़ा सा प्राइम मेरिडियन लाइन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक तो मैंने बता दिया यूके से ये निकली, मतलब कि यूके की कैपिटल लंदन से ये टच होती है। इसके बाद यहाँ फ्रांस, यूरोप में फ्रांस, फिर यहाँ स्पेन, तीन तो यहाँ, लेकिन यहाँ हम अफ्रीका को डिस्कस कर रहे हैं। तो अफ्रीका में यदि आप देखेंगे तो कौन कौन सी कंट्रीज से प्राइम मेरिडियन लाइन गुजरती है, ये है अल्जीरिया, सबसे ज्यादा नगरीकृत देश आप कह सकते हैं, अल्जीरिया। इसके बाद फिर एक तो बुर्किनो फासो जो मैंने बताया है, ये तो है ही बुर्किनो फासो। फिर ये जो आप देख रहे हैं ना, टोगो है, ये बहुत छोटी सी कंट्री है। टोगो क्यों बता रही हूँ वो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, करंट में हमने पढ़ा है। ये टोगो है और टोगो के जस्ट बगल में घाना है। ठीक है, ये अल्जीरिया हो गया।
अल्जीरिया के जस्ट नीचे में है माली, घाना, अल्जीरिया, टोगो, माली और एक बुर्किना फासो। ठीक है, तो यहां से ये गुजर रही है। अब मैं आपको ये बता दूं कि टोगो का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो टोगो है और यहाँ गैबोन, गैबोन जिससे कि विषुवत रेखा गुजर रही है, तो ये जो टोगो और गैबोन है, यहां लिख देती हूँ। अभी करंट में हम लोगों ने क्यों पढ़ा है बताइए इन दोनों कंट्रीज को? ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज में शामिल हो चुकी हैं और इन दोनों के शामिल होने के बाद अब टोटल कॉमनवेल्थ कंट्रीज की संख्या कितनी हो गई है? 56 हो गई है। यही मैं आप लोगों को यहां से बताना चाह रही थी। ठीक है, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। पिछले साल का जो आपका बीपीएससी का पेपर था इसमें पूछा गया था सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति अमेरिका के, तो ये जो बाइडेन ही 46वें क्रम के प्रेसिडेंट है। उपराष्ट्रपति भारत की कमला हैरिस है। रशिया के जो राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। और व्लादिमीर पुतिन का नाम यदि आप करंट से रिलेट करोगे तो इन्हें जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ना, ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो ओलंपिक सम्मान था इनसे वापस ले लिया गया था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। और व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की में कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ना ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जिन्हें अभी एक अवार्ड मिला था। व्लादिमीर जेलेंस्की को कौन सा अवार्ड मिला है? विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड यूके गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें ये दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया गया गंगटोक में। गंगटोक जो कि सिक्किम की राजधानी है, किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। साथ ही प्रगति पथ कॉफी टेबल का भी जो किताब है इसका विमोचन किया है अमित शाह। इनकी जो कॉन्स्टिट्युएंसी या निर्वाचन क्षेत्र आप कह सकते हैं ये हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर से मुंबई के बीच में भी हाल ही में ना वंदे भारत जो ट्रेन है इसका तीसरा एडिशन लॉन्च किया गया है। ये मैं आपको बताई थी करंट अफेयर में, 10 दिन से भी कम समय हुआ होगा बताए हुए। और सिक्किम, सिक्किम के बारे में यदि हम बात करें तो जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, ये कौन हो जाएगा? ये सिक्किम ही हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ ना कुछ स्टेच्यू डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि इन्हीं गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा शांति की प्रतिमा यानी कि स्टेच्यू ऑफ पीस इसका अनावरण किया गया था श्रीनगर में। श्रीनगर ये झेलम नदी के किनारे बसी हुई है। फिर हैदराबाद, अच्छा स्टेच्यू ऑफ पीस, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्टेच्यू ऑफ पीस यदि पूछा जाए ना, शांति की प्रतिमा, तो ये श्रीनगर है। आगे मैं लिख देती हूँ स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रतिमा, बी आर अंबेडकर के सम्मान में ये जो ज्ञान की प्रतिमा है लातूर महाराष्ट्र में ये स्थापित की गई। फिर यहां से आप रिलेट करोगे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, समानता की प्रतिमा, एकता की प्रतिमा माफ कीजिए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, इसका जो उद्घाटन है केवड़िया कॉलोनी गुजरात के केवड़िया में किया गया था। अब एक और बच रहा है स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी कि एकता की प्रतिमा, सरदार रामानुजाचार्य की प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में किया था। तो स्टेच्यू ऑफ पीस श्रीनगर, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज लातूर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी ये हो जाएगा तेलंगाना के हैदराबाद में। और रिसेंटली अयोध्या में, अयोध्या ये सरयू नदी के किनारे बसी हुई है, जहां भी हाल ही में 28 सितंबर को जो दिवंगत आत्मा लता मंगेशकर जी की, इनकी जब 93वीं जयंती मनाई गई ना, इस मौके पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन यहीं पर किया गया है। अगला प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, और भारत में एक दिन प्लस कर दीजिए, राष्ट्रीय डाक दिवस भारत में, ऊपर नीचे लिख दी हूं मैं, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। और राष्ट्रीय डाक दिवस यदि पूछा जाए
तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों एक-एक दिन के आगे पीछे में है, तो दोनों में इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 9 अक्टूबर को विश्व भर में डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाना और उसकी उपयोगिता को साबित करना है। अच्छा, इसकी थीम मुझे नहीं मिली, तो ऐड नहीं करी। यदि मुझे इसकी थीम दिख जाएगी ना, तो ये मैं पीडीएफ में मेंशन कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, भारत में डाक का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत में जो पोस्ट ऑफिस है, ये पहली बार 1 अक्टूबर 1854 1854 मतलब कि इसे राष्ट्रीय महत्व के रूप में मतलब मान्यता मिल गई थी 1854 में। हालांकि 1764 1764 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके द्वारा भारत का पहला डाकघर स्थापित किया गया था। और कहाँ स्थापित किया गया था पूछा जाए, तो ये मुंबई में स्थापित किया गया था। उस समय उसे बॉम्बे कहा जाता था 1864 में। 8 अक्टूबर को क्या मनाया गया है, तो देखिए जो इंडियन एयरफोर्स है, इसने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। अभी हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, विवेक राम चौधरी। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। 1 अक्टूबर को विश्व कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न है, किस राज्य की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी उमा भारती, हालांकि ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, इन्होंने शराबबंदी की मुहिम काफी समय से चला रही है और इनका कहना है कि प्रदेश से शराब को मतलब पूरी तरह से मुक्त किया जाए, और इसके लिए इन्होंने 2 महीने तक भवन त्यागने की घोषणा है जो कि कर दी है और पूरी तरह से इसका विरोध ये जता रही हैं। अब इस प्रश्न से भी हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्टर डिस्कस करेंगे जो कि हाल ही के दिनों में हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। जैसे कि बेसिक तो आप जानते हो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन तो यूपी की हैं, राज्यपाल यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ये बेसिक चीजें आप लोगों को मालूम है। कुछ ऐसी चीजें जो कि हाल ही के दिनों में हम लोगों ने मध्य प्रदेश से रिलेटेड पढ़ रखी हो, तो श्योपुर श्योपुर क्यों चर्चे में आया था, कुनो नेशनल पार्क के कारण, क्योंकि कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीते लाए गए हैं। मतलब किस देश से लाए गए हैं, तो ये नामीबिया से लाए गए हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश में रोको टोको अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी, एफ आई आर आपके द्वार। अच्छा, ये तो पुराना हो गया, हम तो अभी का रिलेट कर रहे हैं ना। अभी हाल ही के दिनों में क्या पढ़ा है हम लोगों ने मध्य प्रदेश से रिलेटेड, स्वच्छ भारत, मतलब कि भारत का सबसे जो स्वच्छ राज्य है ये एमपी बना है। स्वच्छ शहर यदि पूछा जाए तो ये इंदौर बना है। इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है। होलकरों की राजधानी ये रह चुका है। इसी इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया था। यदि आप स्पोर्ट्स से रिलेट करोगे तो रिसेंटली रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, किसने जीत ली है, तो ये मध्य प्रदेश ने ही जीती थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को आप रिलेट कर सकते हो, तो क्योंकि क्वेश्चन ये मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री का डिस्कशन आया, तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इनके जाने के बाद जो राम मंदिर जाने वाला मार्ग है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है, कल्याण मार्ग। मध्य प्रदेश का डिस्कशन हो गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, पिछले साल इन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है जगन मोहन रेड्डी को। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को भी तो अभी हाल ही में एक अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, कैपिटल फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च कर दिया है, तो देखिए स्पेस एक्स और जो नासा है, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो नासा भी वैसे गलत नहीं होगा आंसर, तो दोनों साथ साथ मिलकर के कार्य कर रही है। स्पेस एक्स ये एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, जो कि एलन मस्क की कंपनी है ना। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया। फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर से क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से ये मिशन भेजा गया है। 4 चालक के दल सदस्य हैं, जिसमें कि निकोल मान का नाम मैंने बताया था कि अंतरिक्ष पर जाने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बनी है। और फिर उसके बाद जोस कसाडा, फिर जापान की यानी जो जैक्सा है यहाँ की कोइची वाकाटा, और रशिया का जो अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, इसकी जो अन्ना किकीना है, ये इसमें शामिल हुई है। इस मिशन का मेन पर्पस है कि पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए वैज्ञानिक प्रयोग करना, और जो लो अर्थ ऑर्बिट है
यानी कि निम्न पृथ्वी कक्षा से परे मानव यात्रा के लिए इसे तैयार करना है। 200 से अधिक यहाँ वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे, जिसमें कि अंतरिक्ष में ये भी पता लगाना शामिल है कि चंद्रमा की ईंधन प्रणाली है जो ये कैसे कार्य करती है। ठीक है। CSA यानी कि कनाडाई स्पेस एजेंसी, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की स्पेस एजेंसी हो जाएगी, और ESA ये हो जाएगी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अच्छा, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है भारत भारत नहीं, पृथ्वी की सीमा से 400 किलोमीटर दूर स्थित ये 5 देशों के द्वारा स्थापित एक स्पेस स्टेशन है, जहाँ वैज्ञानिक वैज्ञानिक जाते हैं, अपने रिसर्च वगैरह करते हैं। इसरो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन नासा शामिल है। रॉसकॉस्मोस जो कि रसिया की स्पेस एजेंसी है, जैक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, इसके अलावा कनाडाई स्पेस एजेंसी और इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन 5 देशों की स्पेस एजेंसीज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि जो रशिया है ये अपना अलग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, और चाइना तो इसमें पहले से ही शामिल नहीं था, ये याद रखेंगे। ठीक है। और इसमें कुछ डिस्कशन करने लायक तो मुझे नहीं दिख रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है, इतना सफिशिएंट होगा यहाँ से। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड कप के लिए, ये क्वेश्चन रिवीजन वाला है कि इसके लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय अभी हाल ही में नितिन मेनन बन गए। ये आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 16 अंपायरों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें कि नितिन मेनन का भी नाम शामिल है। इकलौते भारतीय अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष कौन है? मात्सुगो ओस्कावा। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर ना कहाँ हो जाएगा? मनीला फिलीपींस में हो जाएगा। और PV सिंधु BWF पैनल में ये शामिल की गई है। BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में। विश्वनाथन आनंद आनंद जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में की गई है। अध्यक्ष तो अर्काडी जोकोविच है अभी भी। अब आज के ये 7 प्रश्न हैं, 6 ही हम लोगों ने डिस्कशन किया। आप लोग कहेंगे कि मैम कंटेंट शॉर्ट कर रही हूँ। देखिए, यदि आप ध्यान दें, पर डे मैं आप लोगों को 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। उस हिसाब से यदि आप काउंट करो तो महीने में आपके लगभग होते हैं 300 क्वेश्चन। साल में यदि आप देखोगे तो लगभग लगभग 3600 क्वेश्चन हो जाते हैं। और आप यदि किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप पिछले 1 साल का करंट अफेयर तो 100% पढ़ते ही होंगे, है ना। मान लीजिए 1 साल के आप लोगों ने 3600 क्वेश्चन, लगभग लगभग 3500 क्वेश्चन पढ़ लिए। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ 20 नंबर का करंट पूछा जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा 25 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं ना। ऐसा नहीं कि 100 नंबर का पेपर है और 100 में से 50 करंट अफेयर पूछा जाए। इसलिए कंटेंट मैं बहुत सिलेक्टेड रखती हूँ, ताकि कचरा पढ़ाने से अच्छा है कि आप लोगों का रिवीजन ही हो जाए। अब जो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन, अभी जिन लोगों ने BPSC का पेपर दिया होगा, आप लोगों को मालूम होगा एकदम सेलेक्टेड कंटेंट ही हम लोगों ने बहुत कम पढ़ा था। मैराथन में भी 500 से ऊपर नहीं लगे थे क्वेश्चन, और आया आपके जितने 26-27 क्वेश्चन बने, पूरे उसी के इर्द गिर्द बने थे। ठीक है। तो इसलिए क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है, इस पर ध्यान दिया करिए। ये नहीं कि कितने ज्यादा हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जितने इंपॉर्टेंट लगे मैंने सारे आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था मेघालय के राज्यपाल के बारे में, जो कि कौन बने हैं? BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है, जो कि अब मेघालय के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्जेस संभालेंगे। आज का सवाल है, गेल के नए CMD कौन बने हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो की आप लोगों को क्विज सॉल्व करने को मिल जाए और PDF मिल जाए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में मेरी जो ID है ये हो जाएगी कल्याणी मैम PDF। तो यहाँ आप मुझे जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।